तो दोस्तों, मैं देव फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है 8 सितंबर 1979 से। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर ब्रेनर को उनके हॉकिंस लैब में, जहाँ हमें एल के जैसे और भी बच्चे दिखाए जाते हैं। उनमें से नंबर 10 को प्रोफेसर ब्रेनर अपने साथ एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए रूम में ले जाते हैं। तभी ट्रेनिंग के दौरान नंबर 10 प्रोफेसर ब्रेनर को ये बताता है कि नंबर 6 और डॉक्टर एलिस को किसी ने मार दिया। उसी वक्त बाहर से गार्ड्स और बच्चों को चिल्लाने की आवाज आती है। तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा आकर प्रोफेसर ब्रेनर को लग जाता है और प्रोफेसर बेहोश हो जाते हैं। और जब प्रोफेसर को होश आता है तो देखते हैं नंबर 10 अब मर चुका है और ऑलमोस्ट वहाँ के सारे बच्चे मारे जा चुके हैं सिवाय एल के। इसकी पूरी बॉडी पे खून लगा होता है। तभी हमें पता चलता है कि एल ने ही सारे लोगों को मारा है। तभी प्रोफेसर ब्रेनर एल पे चिल्लाते हैं, ये तुमने क्या किया। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम एल को देखते हैं, जो माइक को जॉयस, विल और जोनाथन के बारे में बताती है। वो उसे बताती है जॉयस अब वर्क फ्रॉम होम कर रही है, विल दिन भर बाहर पेंटिंग करता है और जोनाथन अपने नए दोस्त अर्गल के साथ सुट्टा फूकने लगा हुआ है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं, जो एल के दिए हुए लेटर को आराम से लेट कर पढ़ रहा होता है, जिस वजह से नैन्सी अपने वर्क के लिए लेट हो जाती है। और तभी अचानक नैन्सी माइक के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर हम देखते हैं डस्टिन को, जो कि अपनी जेब से अपने मार्क्स ठीक करा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बास्केटबॉल मैच के लिए रॉबिन और स्टीव एक साथ कार में जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हॉकिंस का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ मैक्स अपने भाई बिली की डेथ की वजह से काफी परेशान और अकेली होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूकस को, जो कि बास्केटबॉल टीम में है, और माइक, डस्टिन और मैक्स उसे चीयर्स करने आए हुए होते हैं। लेकिन मैक्स थोड़ी नाराज दिखती है, जिसकी वजह हमें बाद में पता चलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि आज रात हेल्फायर क्लब की मीटिंग है और साथ ही साथ लूकस का फाइनल मैच भी है, जिसकी वजह से माइक, डस्टिन और लूकस के बीच में बहस होती है। और बाद में डिसाइड होता है कि माइक और डस्टिन किसी और को लूकस के बदले ले जा सकते हैं। अब बात करें एल की, तो उसके स्कूल में सभी लोग उसे जेन हॉपर के नाम से जानते हैं। वो अपनी क्लास में एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रही होती है, लेकिन एंजेला उसके बनाए हुए प्रोजेक्ट के लिए उसे बहुत बुली करती है, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट किसी हिस्टोरिकल पर्सन पे नहीं था, बल्कि अपने फादर पे था। फिर हम देखते हैं जॉयस को रशिया से एक डॉल की पार्सल आई हुई होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स को, जो कि काफी परेशान है अपने भाई बिली की डेथ से। वो अपने स्कूल की काउंसलर प्रोफेसर कैली से बात करने आई होती है और वो कैली को बताती है कि कैसे उसे अपने भाई का नाइटमेयर्स आते हैं और वो रात में अच्छे से सो नहीं पाती। और उसी दौरान हम देखते हैं किसी नाम की लड़की, जिसे अपनी मॉम का इल्यूजन आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है कैंटीन में, जहाँ हेल्फायर क्लब का लीडर एडी अपने गैंग के साथ मस्ती कर रहा होता है। माइक और डस्टिन एडी के साथ बात करने आते हैं और कहते हैं कि लूकस आज की मीटिंग में नहीं आ सकता, उसका फाइनल मैच है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि नैन्सी और जोनाथन के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। बेशक वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। साथ ही हम कृषि को स्कूल से जंगल में जाते हुए देखते हैं, जो कि अपने इल्यूजन से काफी परेशान है। वो एडी के पास ड्रग्स लेने आती है। तभी उसे एक पेड़ पे ग्रैंडफादर क्लॉक लगी हुई दिखाई देती है और वो उसकी तरफ बढ़ती है। तभी उसका इल्यूजन स्टार्ट होता है। उस टाइम बाद हम देखते हैं वहाँ एडी आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वहीं पे एडी और कृषि की अच्छे से दोस्ती हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं एल को। अब उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं। एंजेला और उसके दोस्त एल को काफी बुली कर रहे होते हैं और तभी एल गुस्से में आकर अपने सुपर पावर्स यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास अब सुपर पावर्स नहीं है, जिसके कारण सब लोग उसका और भी मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मुरी को, जो जॉयस को उस डॉल के बारे में बात कर रहा होता है। वो जॉयस को बोलता है कि जॉयस उस डॉल को तोड़ दे। जैसे जॉयस डॉल तोड़ती है तो उसे लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है हॉपर अभी जिंदा है, जिसे देखकर जॉयस हैरान रह जाती है। अब हम देखते हैं कि माइक और डस्टिन को अपने हेल्फायर क्लब के लिए एक मेंबर मिल जाती है, लेकिन वो और कोई नहीं, वो होती है लूकस की मुंहफट बहन एरिका, जो आते ही अपनी बातों से एडी की बजा देती है, जिससे एडी बहुत खुश होता है और उसे अपनी क्लब में ज्वाइन कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि लूकस की वजह से उसकी टीम जीत जाती है, पर लूकस मैक्स, माइक और डस्टिन के ना आने से वो बहुत नाराज हो जाता है। उधर मैक्स अपने घर पे उस मैच की न्यूज सुन रही होती है। मैच के बाद मैक्स अपने डॉग को खाना देने बाहर आती है, लेकिन तभी वो अपने पड़ोस वाले घर में एडी और कृषि को साथ आते हुए देखती है। वो घर एडी के अंकल का था। उस दिन एडी के अंकल की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी। कृषि एडी के पास ड्रग्स के लिए आई हुई होती है। वो दोनों घर में एंट्री करते हैं। फिर एडी कृषि को अकेला छोड़कर ड्रग्स लेने अंदर रूम में जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कृषि वहाँ अकेली होती है। तभी इल्यूजन दिखना शुरू होता है। इल्यूजन में वो अपनी मॉम को एक अजीब सी क्रिएचर के रूप में देखती है। कुछ टाइम बाद वहाँ एडी आकर कृषि को बुलाता है, लेकिन कृषि कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती, जैसे कि उसकी सोल उसकी बॉडी में ही नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि एक क्रिएचर कृषि की तरफ बढ़ता है और वो कहता है, रोना बंद करो कृषि, अब वक्त आ गया है तुम्हारी तकलीफें खत्म करने का। और साथ ही वो कृषि की सारी हड्डियां तोड़ देता है और उसकी आंखें निकाल लेता है। फिर कृषि मर जाती है, जिसे देखकर एडी काफी डर जाता है। और अब हम देखते हैं पास का सीन, जहाँ ब्लास्ट के वक्त हॉपर बच जाता है और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ मैक्स को देखते हैं। वो अपने नाइटमेयर से जागती है और तभी वो पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर अपनी मॉम के साथ बाहर आती है। तब हम देखते हैं कि पुलिस एडी के घर पे आई हुई है, जिन्हें एडी के अंकल ने कॉल करके बुलाया होता है, क्योंकि वहाँ
वहाँ वो क्रिसी की डेड बॉडी को देख के चौंक जाते हैं। मैक्स भी क्रिसी की बॉडी को देख के हैरान हो जाती है और तभी उस लोकेशन से पुलिस मैक्स को भगा देती है। अब हम देखते हैं कि एल से मिलने माइक आया हुआ होता है और हम देखते हैं नैन्सी अपने रिलेशन को लेकर जॉनथन पे थोड़ा अपसेट होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एल माइक से झूठ बोल रही होती है कि स्कूल में उसके बहुत सारे दोस्त हैं और वो उसके दोस्तों के साथ काफी पार्टी वगैरह भी करती है। फिर वो सभी घर के लिए निकल जाते हैं और वहीं हम मुरी को देखते हैं जो जॉयस से मिलने आया हुआ होता है। जिसके बाद हमें स्टीव और रॉबिन को दिखाया जाता है, जहाँ रॉबिन स्टीव को ये बताती है कि वो एक लड़की को पसंद करती है बट उसके अंदर उसे बात करने की हिम्मत नहीं है और स्टीव भी काफी लड़कियों को डेट कर चुका है बट उन दोनों में से कोई ठीक से नहीं जानता कि करना क्या है। और तभी टीवी में न्यूज दिखाई जाती है कि हॉकिंस में पढ़ रहे एक स्टूडेंट का मर्डर हो गया है और यहाँ हम देखते हैं कि जेसन और लूकस के साथ पूरा गैंग इस न्यूज को सुन रहा है, लेकिन न्यूज में अभी उस स्टूडेंट का नाम नहीं बताया गया था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैक्स डस्टिन के पास जाती है और मैक्स डस्टिन को बताती है कि पिछली रात उसने कुछ बहुत ही अजीब देखा था। एडी बहुत ही डरा हुआ था और साथ ही लाइट का अजीब तरह से आना जाना, दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं और वो है अपसाइड डाउन वर्ल्ड। फिर डस्टिन और मैक्स एडी को ढूंढने निकल जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि मुरी जॉयस के घर में पहुंच गया है और वो जॉयस को बोलता है कि जो भी लेटर में लिखा है वो सब झूठ है। हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया हो, लेकिन जॉयस इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती और वो बोलती है कि इस लेटर में एंजो का नाम है जिस बारे में सिर्फ जॉयस और हॉपर ही जानते थे, किसी और को इसके बारे में नहीं पता। फिर जॉयस की बात मानकर मुरी उस लेटर में दिए हुए नंबर पे कॉल करने को राजी हो जाता है और यहाँ हम पास का सीन देखते हैं जहाँ हॉपर उस ब्लास्ट में बच गया था और रशियन उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। रशियन उसे टॉर्चर करके जॉयस के बारे में पूछते हैं, लेकिन हॉपर जॉयस के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। इस वजह से रशियन उसे और ज्यादा टॉर्चर करते हैं। अब हम देखते हैं कि हॉकिंस में पुलिस वाले क्रिसी के बीएफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और यहाँ जेसन को पता चलता है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि क्रिसी की है और क्रिसी लास्ट नाइट एडी के साथ ड्रग्स लेने के लिए रुकी हुई थी। लेकिन जेसन इस बात पर विश्वास नहीं करता और वो अपने गैंग के साथ एडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उनका ये मानना था कि एडी ने क्रिसी को मारा है और उनका ये भी मानना है कि हेलफायर ग्रुप के लोग शैतान को इंसानों की कुर्बानी देते हैं। ये सुनकर लोकस बोलता है कि रुको दोस्तों, ये सिर्फ एक D&D ग्रुप है जो कि डेंजन्स और ड्रैगन का गेम खेलते हैं। और लोकस उन्हें झूठ बोल देता है कि उसकी बहन इस ग्रुप का हिस्सा है जिसके कारण उसे ये सब पता है। लेकिन जेसन ये सब नहीं मानता और वो एडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे लगता है कि एडी ने ही क्रिसी को मारा है। और अब हम देखते हैं नैन्सी और फ्रेड एज अ न्यूज रिपोर्टर उस लोकेशन पे आते हैं जहाँ क्रिसी की डेड बॉडी मिलती है। नैन्सी पुलिस को ये बोलती है कि वो मैक्स की दोस्त है जो उसे मिलने आई है और पुलिस से जाने देती है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि आजकल फ्रेड को भी दिन में इल्यूजन आने लगे हैं। इल्यूजन में फ्रेड देखता है कि वो पुलिस वाला उसके साथ पास में हुए एक एक्सीडेंट का गुनहगार उसी को मानता है। फिर पुलिस वाला अचानक मॉन्स्टर में बदल जाता है, लेकिन अचानक फ्रेड को होश आता है और वो नैन्सी के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि एल, माइक और विल रोलर रिंग पे एंजॉय करने आए हुए होते हैं, जहाँ विल एल को बोलता है कि तुम माइक को अगर सबको सच बता दोगी तो वो बेहतर होगा, लेकिन एल मना कर देती है। और उसी वक्त हम देखते हैं एंजेला और उसके दोस्त वो सब एल के पास आते हैं और एल को अपने साथ ले जाकर सबके सामने उसे बहुत बुली करते हैं, जिसके कारण एल पूरी तरह से टूट के वहाँ से चली जाती है। तभी विल माइक को सारा सच बता देता है और अब हमें पता चलता है कि यहाँ पे हॉकिंस के मर्डर केस को हैंडल करने के लिए लेफ्टिनेंट कॉलोनल को अपॉइंट किया जाता है। और तब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जॉयस और मुरी को वो दोनों उस लेटर में लिखे हुए नंबर पे कॉल करते हैं। तब सामने वाला बोलता है कि हॉपर जिंदा है और वो किसी जगह फंसा हुआ है, यहाँ से उसे निकालने के लिए पैसे लगेंगे और वो इन दोनों को 2 दिन का वक्त देता है। लेकिन उस वक्त एक औरत उस शख्स को कुछ बोल रही होती है। बाद में जॉयस और मुरी उस आवाज की रिकॉर्डिंग को सुनकर ये पता लगाते हैं कि हॉपर किसी तरह की जेल में है और वो शख्स उसका गार्ड है और हॉपर ने किसी तरह से गार्ड से ये मैसेज उस तक पहुंचाया है। इसके बाद हम देखते हैं जॉयस एंड मुरी पैसे लेने बैंक में चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डस्टिन और मैक्स को जो स्टीव और रॉबिन के पास आते हैं और एडी को ढूंढने के लिए उनके कंप्यूटर में कुछ सर्च करना शुरू कर देते हैं। अब मैक्स रॉबिन और स्टीव को पूरी सिचुएशन समझा देती है, जिसकी वजह से रॉबिन अपना दिमाग यूज करके रिफर के घर का पता लगा लेती है जहाँ पे एडी छुपा हुआ है। अब हम देखते हैं रशियंस के लाख टॉर्चर करने के बाद भी हॉपर रशियंस को जॉयस के बारे में कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से वो हॉपर को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हॉपर की मौत न होने की वजह से उनमें से एक ऑफिसर हेल जैसी एक जगह में भेज देता है जिसका नाम होता है काम चटका। और अब बात करते हैं नैन्सी की, तो वो एडी के अंकल के साथ बात करने आई थी और अपने पार्टनर फ्रेड को वहीं पे वेट करने के लिए बोलती है, जहाँ एडी के अंकल उसे बताते हैं कि एक शख्स है जिसका नाम है विक्टर क्रेल, जिसने कुछ साल पहले अपनी बीवी और दोनों बच्चों को इसी तरह से मारा था जिस तरह क्रिसी को मारा गया है। विक्टर ने उनकी सारी हड्डियां तोड़ दी थी और आंखें निकाल ली थी, जिस वजह से उसे एक मेंटल असाइलम में बंद कर दिया गया है। शायद वो अब असाइलम से भाग गया है और ये मर्डर कर रहा है। उसी दौरान नैन्सी के पार्टनर को फिर से कुछ इल्यूजन आता है और वो कुछ आवाज सुनता है, जिन्हें फॉलो करते हुए वो जंगल में पहुंचता है। वहाँ उसे एक ग्रैंडफादर क्लॉक दिखाई देती है और साथ ही कुछ लोग जो दिखने में बहुत ही अजीब थे वो उसे मर्डर बुलाते हैं और वो डर की वजह से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि एल एक एम्प्लॉय रूम में बैठकर रो रही है और वो कुछ टाइम बाद वहाँ से निकलकर एंजेला को बोलती है कि माफी मांगो, लेकिन एंजेला मना कर देती है और एल को उनके डैड के बारे में बोलकर फिर से बुली करती है, जिससे एल गुस्से में आकर एंजेला को स्केटिंग शू से मार देती है और उसकी नाक फट जाती है। फिर से एल को हॉकिंस लैब की यूजन आने
लगती है, जहाँ प्रोफेसर ब्रेनर उसे बोलते हैं क्या किया तुमने। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डस्टिन, स्टीव, मैक्स और रॉबिन एडी को ढूंढ निकालते हैं। एडी बोलता है कि क्रिसी की मौत किसी स्पेल से हुई है या किसी के कर्स से, क्योंकि जब एडी क्रिसी को बुला रहा था तब वो बिना रिस्पॉन्ड किए हुए चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो या उसके शरीर में उसकी रूह थी ही नहीं। ये सुनकर डस्टिन सबको एक्सप्लेन करता है कि ये शायद वेक्ना है, जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये सब उसकी पावर्स हैं, जो कि डार्क विजार्ड की तरह लोगों पे की कर्स या ब्लैक मैजिक को यूज करके उन्हें मार देती है। और हम देखते हैं कि नैन्सी अपने पार्टनर को ढूंढते हुए पुलिस के पास जाती है। दूसरी तरफ फ्रेड भागते हुए जंगल से एक रोड पे आ जाता है, जहाँ उसे पास में हुआ एक एक्सीडेंट दिखाई देता है और वो अजीब सा क्रिएचर उसे एक बात बोलता है, फ्रेड अब मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। और वो उसे भी वैसे ही मौत देता है जैसे कि किसी को। वो उसकी आंखें निकाल लेता है, हड्डियां तोड़ देता है और उसे जान से खत्म करके वहीं रोड पे मरा हुआ छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि वो क्रिएचर किसी घर में है, जो देखने में बहुत ही पुराना है और ये घर अपसाइड डाउन के वर्ल्ड में अंदर है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मूवी को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।